ओके सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसका नाम होगा क्विक रिवीजन सीरीज। ठीक है, या फिर बोल सकते हो QRS। देखो, मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि ये पहले लेक्चर है कि इसमें होने क्या वाला है। ठीक है, सो क्विक रिवीजन सीरीज क्योंकि अ, जो पेपर है यूबीआई का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, एसओ का, वो आने वाला है। ठीक, सो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है ये। ठीक है, और बाद में भी जो पेपर्स आएंगे, आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, जितने भी पेपर्स हैं आईटी से रिलेटेड, ठीक है, तो कॉमन ही सिलेबस होता है सबका। ठीक है, एक जनरलाइज सिलेबस होता है जो सब में ही आता है। हर बैंक में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आईबीएस में पाइथन के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, एसक्यूएल के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो सकता है नेटवर्किंग के थोड़े से ज़्यादा कर दिए, या फिर डेटा पार्ट के ज़्यादा पार्ट कर दिए। तो बैंक पे डिपेंड करता है, वो उनके मूड पे। ठीक है, तो इस सीरीज में क्या होने वाला है, मैंने यूबीआई के हिसाब से क्वेश्चंस बनाए हैं। मतलब यूबीआई के हिसाब से नहीं, यूबीआई का जो पैटर्न है, मतलब 75 क्वेश्चंस का, ठीक है, उस हिसाब से बनाया है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चंस होंगे, और उसके साथ ही साथ जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस हो गए। ठीक है, तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो डेटा वेयर हाउसिंग का। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में जो जो मुझे याद आएगा वो मैं आपको इंपॉर्टेंट डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में बता दूंगा, या फिर इस जो ऑप्शंस में ऑप्शंस दिए गए हैं उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो मैं बता दूंगा। इस तरीके से क्या होगा कि आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, और उसी के साथ साथ आपको नॉलेज भी हो जाएगी उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, सो ऐसे ही 75 क्वेश्चन होंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक, और देखो, जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो सब चीज़ें प्रैक्टिस सेट्स में, या फिर कह सकते हो हमारा टॉपिक वाइज जो भी बनाया है हमने, ठीक है, या फुल नोट्स कह सकते हो, तो उसमें इंक्लूडेड है। वैसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर नहीं मिलते हैं एक दो क्वेश्चंस, तो इस सीरीज में भी आप उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी कोर्स लेना है, ठीक, तो ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ओके, सो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे बात की गई है, इन विच रेट लेवल इज डेटा स्ट्रिप विद पैरिटी। ठीक है, बट विदाउट मिररिंग। यहाँ पे सिर्फ डेटा जो है वो स्ट्रिप किया जाता है विद पैरिटी। ठीक है, चल मैं बताता हूँ इसको थोड़ा सा डिटेल में। एक सेकेंड। तो ये टॉपिक है रेट लेवल का। ठीक है, रेट होता क्या है, सो फुल फॉर्म जानते हैं। रेट का मतलब होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ठीक है, ये क्या है, ये डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। कैसी टेक्नोलॉजी है, डेटा स्टोर करने की टेक्नोलॉजी है। ओके, ये समझ गए हो गया। और ये काम कैसे करती है टेक्नोलॉजी, ये क्या करेगी, जो मल्टीपल फिजिकल ड्राइव्स हैं, जैसे मान लो ये सब ड्राइव्स हैं, ठीक है, इसमें अलग अलग, ये एक ड्राइव है, ये एक फिजिकल ड्राइव है, ये फिजिकल ड्राइव है, ये फिजिकल ड्राइव है। ठीक है, इसमें अपना अपना डेटा पड़ा हुआ है। तो इन सारी ड्राइव को ये कंबाइन कर लेगी और इनको एक लॉजिकल ड्राइव बना देगी। ठीक है, कैसी ड्राइव, लॉजिकल ड्राइव। ठीक, वन लॉजिकल ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ठीक है, और डेटा को स्टोर करने में आसानी होती है। ठीक, ये होता है हमारा रेड, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ये हो गया। अब रेड की कुछ लेवल्स होती हैं। ठीक है, क्या होती है, लेवल्स। ठीक है, तो पहली होती है रेड जीरो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीरो। जो जीरो होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिपिंग की। ठीक, यहाँ पे रिडंडेंसी जो होती है वो नहीं होगी। क्या होगी, रिडंडेंसी नहीं होगी, नो रिडंडेंसी। और इसमें मिनिमम ड्राइव कितनी नीड होंगी, इसमें कम से कम दो से ज्यादा ड्राइव होनी चाहिए, कह सकते हो 2+ ड्राइव। ठीक है, ये हो गया। और इसमें रिडंडेंसी नहीं होगी। दिक्कत क्या है,
अगर मान लो एक ड्राइव फेल कर जाती है तो हमारा पूरा डेटा लॉस्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया जीरो के बारे में, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, फिर है रेड लेवल वन, ठीक। तो वन में क्या होता है, वन होता है हमारा मिररिंग, यहां पे रिडंडेंसी होती है, ठीक है। और इसमें हमको फुल बैकअप मिलता है, ये बात याद रखना, इसमें ठीक है नहीं मिलता था, इसमें मिलता है। इसमें क्या होता था जीरो वाले में कि जो अगर एक ड्राइव फेल हो जाती है, अगर मान लो ये वाली एक ड्राइव फेल हो जाती है तो डेटा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। ये तो जीरो में हो गई बात। वन में आते हैं, अगर वन रेड लेवल वन में क्या होगा कि अगर मान लो डेटा फेल हो भी जाता है तब भी, एक मान लो ड्राइव फेल हो जाती है तब भी वो सरवाइव कर जाएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। फिर आते हैं रेड लेवल फाइव में। फाइव क्या होता है, फाइव होता है हमारा स्ट्रिपिंग विद पैरिटी, ठीक है। स्ट्रिपिंग विद पैरिटी में क्या होता है, इसमें रिडंडेंसी जो होती है वो होती है, ठीक है। रिडंडेंसी मतलब होती है इसमें, और ये भी अगर मान लो एक डेटा फेलियर हो जाता है, एक ड्राइव फेलियर हो जाता है तो भी सरवाइव कर जाएगा, ठीक है। इसमें कितने ड्राइव की जरूरत होगी, तीन ड्राइव की, ठीक है, थ्री प्लस ड्राइव। जीरो में दो का प्लस की थी, ठीक है। और इसमें रेड वन में हमें एग्जैक्ट टू चाहिए होती हैं, ठीक है। फाइव वाले में तीन प्लस ड्राइव चाहिए होती हैं, ठीक है। सिक्स क्या होता है, स्ट्रिपिंग विद डुअल पैरिटी होता है, क्या होता है, डुअल पैरिटी। ये बात याद रखना, रेड लेवल फाइव में मिररिंग नहीं होगी, सिक्स में भी हमारी मिररिंग नहीं होती है, ठीक है। फिर आता है लास्ट लेवल जो है हमारा रेड लेवल वन जीरो, ठीक है। इसको बोल सकते हो वन प्लस जीरो, ठीक है। जहां पे स्ट्रिपिंग भी होगी, स्ट्रिपिंग होती थी जीरो में, और वन पे मिररिंग, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, समझ गए। एक चीज और बता देता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, सिक्स वाले में फोर प्लस ड्राइव नीड होगी, ठीक है, मतलब चार से ज्यादा होनी चाहिए ड्राइव, और वन जीरो में भी चार से ज्यादा होनी चाहिए ड्राइव। वैसे ये बताना नहीं चाहिए था मुझे, बट चलो मैंने बता दिया थोड़ा सा, क्योंकि रेट आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको डिटेल में, ठीक है। तो रेट समझ गए होगे, जीरो में स्ट्रिपिंग जहां पे नो रिडंडेंसी, वन में मिररिंग, फाइव में स्ट्रिपिंग विद पैरिटी, सिक्स में स्ट्रिपिंग विद डुअल पैरिटी, एंड रेड वन जीरो में मिरर्ड स्ट्राइप कह सकते हो, मिररिंग भी होता है और स्ट्राइप भी होता है, स्ट्रिपिंग भी होता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसे कौन सा लेवल है जहां पे जो डेटा है वो स्ट्रिप किया जाता है पैरिटी में, ठीक है, स्ट्रिप विद पैरिटी बट विदाउट मिररिंग, ठीक। अब यहाँ पे मान लो डुअल पैरिटी की बात की जाती है, ठीक है, तब हम रेड सिक्स लगाते हैं आंसर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैरिटी की बात की गई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेड फाइव हो जाएगा। ये बात तुम समझ गए होगे, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, रेड फाइव। और रेड फाइव क्या करता है, ब्लॉक लेवल स्ट्रिपिंग करता है विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, और साथ ही साथ इसमें मिररिंग नहीं होती है, ठीक है। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट में, इससे पूछा गया है कि विच एसक्यूएल क्लॉज ग्रुप सिमिलर टाइप, मतलब इसमें सिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यूज, मतलब कौन से क्लॉज में सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू को की ग्रुपिंग होती है, ठीक है। तो पहला दिया गया है ग्रुप बाई, ऑर्डर बाई, हैविंग, वेयर, पार्टीशन बाई, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। सो इसका आंसर वैसे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रुप बाई, ठीक है। तो सिमिलर टाइप्स ग्रुप बाई से होता है, लेकिन कुछ बातें जो हमको जाननी है, ओके। सो कुछ एसक्यूएल के क्लॉजेस पढ़ते हैं हम, ठीक है। एक होता है हमारा सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करेगा, कह सकते हो रिट्रीव करेगा एक स्पेसिफिक कॉलम को, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट करना है, स्पेसिफाइज द कॉलम, ठीक है, जो भी रिट्रीव करना है, कॉलम्स कह सकते हो, ठीक। फ्रॉम में आते हैं, फ्रॉम क्या, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, इसमें मेनली स्पेसिफाई करता है कि किस टेबल से हमें क्वेरी लेनी है, ठीक है, स्पेसिफाई दी टेबल, ठीक है, टू क्वेरी।
क्वेरी को बताएगा कि किस टेबल से हम लेनी है, ठीक है, स्पेसिफाई करना है कौन से टेबल से लेना है वो चीज। ये हो गया। फिर आते हैं वेयर में। सो इसमें क्या होता है, वेयर मेनली क्या करता है, फिल्टर करता है रोज को, ठीक है, बेस्ड ऑन कंडीशन। सो ये हो गया फिल्टर्स रोज बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ये पढ़ लिया तुमने, ठीक। फिर चलो देख लेते हैं ग्रुप वाई। अभी हमने पढ़ ही लिया कि सिमिलर टाइप्स के वैल्यूज को रखना, ठीक है, तो कह सकते हो ग्रुप रोज शेयरिंग अ प्रॉपर्टी, ठीक है, जो सिमिलर टाइप्स की होती है उनको वो करना, ठीक है, ग्रुप करना। ग्रुप बाई के बारे में पढ़ लिया। हैविंग पे आते हैं अब, ठीक है। देखो ये बात याद रखना, अगर पूछ लिया जाए पहले ग्रुप वाई होगा या फिर हैविंग होगा, तो ये बात याद रखना सबसे पहले ग्रुप वाई आता है, ठीक है, मतलब पहले हम ग्रुप वाई करेंगे फिर उस पर हम हैविंग लगाएंगे। ये बात को याद रखना, ठीक है, या फिर ऐसे याद कर सकते हो, पहले जी आएगा फिर एच आएगा, ठीक है। तो हैविंग क्या करेगा, फिल्टर्स ग्रुप्स आफ्टर एग्रीगेशन, ठीक। या कह सकते हो जो ग्रुप वाई होगा उसके साथ ही हम हैविंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें कुछ बच रहा है, ऑर्डर बाई, हाँ ऑर्डर बाई पढ़ लो। ऑर्डर बाई क्या करता है, सॉल्ट करता है रिजल्ट को, ठीक है, सॉल्ट द रिजल्ट सेट। एक और होता है, एक होता है हमारा लिमिट, ठीक है, लिमिट होगा या फिर कह सकते हो ये LIMIT लिखा है, ठीक है, लिमिट, या फिर कह सकते हो टॉप। ये क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब वो किस लिए काम आता है, रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रोज रिटर्न, ठीक है, जितनी हमें रोज रिटर्न करनी है उस उस हिसाब से हम इसको यूज करेंगे, लिमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्लॉजेज होते हैं, स्केल क्लॉज, और इसका आंसर तो ग्रुप बाई हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट दिया गया है विच फायरवॉल टाइप डायनेमिकली फिल्टर्स पैकेट्स बेस्ड ऑन स्टेट एंड कनेक्शन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया है कि कौन सा फायरवॉल डायनेमिकली फिल्टर करेगा पैकेट बेस्ड ऑन स्टेट एंड कनेक्शन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहां तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्योंकि स्टेट की बात की गई है, तो स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन फायरवॉल ही होगा इसका आंसर। लेकिन और भी चीजों के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फायरवॉल टाइप से। सो देखो, एक होता है हमारा पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, यहीं से मैं बता देता हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसका आंसर तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल हो गया, सॉरी स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन फायरवॉल हो गया। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल पे आते हैं। ये कौन से, पहले तो फायरवॉल किस लेयर में काम करेगा, नेटवर्क लेयर में काम करेगा, ठीक है, या ये कह सकते हो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल किस लेवल में काम करेगा, नेटवर्क लेयर में। ये हो गया। इसमें मेनली क्या होगा कि इंडिविजुअल पैकेट्स जो होंगे उसको वो देखेगा। ये बात तो समझ गए होंगे। फायदा क्या है कि वो ये फास्ट होता है और सिंपल होता है, ठीक है। लेकिन इसके कह सकते हो कॉन्स क्या है, कॉन्स यही है कि यार तुम इस पे स्टेट नहीं चेक कर सकते हो, ठीक। तो ये पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के बारे में हो गया। सेकंड आता है फिर स्टेटफुल पैकेट, या कह सकते हो स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल के बारे में। ये नेटवर्क लेयर में भी काम करता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में भी काम करता है, ठीक। ट्रैक क्या करेगा, स्टेट ऑफ एक्टिव कनेक्शंस, ठीक है, उसको ये ट्रैक करता है। फायदा क्या है, ये एक कह सकते हो मोर सिक्योर होता है देन बेसिक कह सकते हो पैकेट फिल्टरिंग से, ठीक। और इसमें कॉन्स क्या हो जाएगा, देखो कॉन्स इसमें मेनली क्या हो जाएगा कि ये रिसोर्स बहुत खाता है, ठीक है। सो इसको रिसोर्स की जरूरत काफी होती है। ये कौन सा है वैसे, जाने दो इतना, बस इतना याद रखो नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, ठीक है। एक होता है हमारा एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल भी। क्या होता है एप्लीकेशन लेयर,
लेयर फायरवॉल। ये हमारा किस पे काम करेगा, ये हमारा काम करता है एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, ये कह सकते हो एक प्रॉक्सी की तरह काम करता है, किसके बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ये बात याद रखना। देखो, फायदा ये है कि ये डिटेक्ट कर लेगा एप्लीकेशन थ्रेड्स को, लेकिन दिक्कत क्या होती है, स्लोअर होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल के बारे में। फिर आता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ये यार देखो मल्टीपल लेयर्स में काम करता है। ये क्या करता है, मल्टीपल लेयर्स में काम करता है। 3 से लेके 7 कोई भी लेयर हो, ठीक है। 3 कौन सी होती है, नेटवर्क लेयर, और 7 कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेवल, है ना। तो जितने भी लेयर्स हैं 3 से लेके 7 के बीच में, किसी भी लेयर पे काम कर सकता है। ठीक, इसमें कह सकते हो डीप पैकेट इंस्पेक्शन चीजें ऐड हैं, ठीक है, और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम लगा हुआ है इसमें। हाई सिक्योरिटी मेनली प्रोवाइड करता है, लेकिन कौन से इसके यही होते हैं कि एक्सपेंसिव होता है ये चीज़। ठीक है, ये हो गया। और एक और चीज, एक कह सकते हो क्लाउड, हाँ, क्लाउड बेस्ड फायरवॉल। ठीक है, इस बात को याद रखना, क्लाउड बेस्ड फायरवॉल को हम लोग FWaaS भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, फायरवॉल एज अ सर्विस। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है, वैसे ही होता है फायरवॉल एज अ सर्विस। कहाँ रन करेगा, ये क्लाउड में रन करेगा। ठीक है, स्केलेबल होता है, लेकिन दिक्कत इसकी यही है कि इसको इंटरनेट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ फायरवॉल्स थे जो तुम समझ गए होगे। और कहाँ पे ये फायरवॉल यूज होता है, क्लाउड में, है ना। तो वहां पे जो भी फायरवॉल पॉलिसीज होती हैं उसको मेनली उस पर काम करता है। ठीक, बाकी हार्डवेयर फायरवॉल भी होते हैं, सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी होते हैं, उसको जाने दो। अच्छा, वैसे एक चीज ऐसे याद आ गई मुझे, चलो मैं बता देता हूँ। जैसे विंडोज फायरवॉल होता है, ठीक है, विंडोज का फायरवॉल होता है ना, वो किस में आता है, वो हमारा एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल है। ठीक है, ये बात को याद रखना। ठीक, अगर हार्डवेयर फायरवॉल पूछ लिया जाए तो कुछ जैसे कोई राउटर्स होते हैं, ठीक है, उसमें बिल्ट इन फायरवॉल्स प्रोवाइड होते हैं। ठीक, तो वो एक हार्डवेयर फायरवॉल का एग्जाम्पल है। चलो फिर नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं, नोटा डाल लो कोई भी। विच ओलैप ऑपरेशन reduces डायमेंशनैलिटी। ठीक है, अब डेटा, ये किसका टॉपिक है, ये है डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग का पार्ट। ठीक, तो ओलैप ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। एक होता है ओलैप, एक होता है OLTP। ठीक है, मैंने वैसे पढ़ाया था ओलैप और OLTP के बारे में, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग के लेक्चर के बारे में, लेक्चर में वो देख लेना। ठीक है, ओलैप होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, OLTP होता है हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ओलैप के ऑपरेशंस होते हैं। और हाँ, ओलैप किस में काम आएगा, ये डेटा वेयर हाउसिंग में काम आता है। ठीक है, डेटा वेयर हाउसिंग का कह सकते हो दूसरा नाम, या प्रोसेसिंग को कह सकते हो। ठीक है, उसी को डेटा वेयर हाउसिंग में जो होती है। OLTP जो होता है वो मेनली ट्रांजैक्शंस में काम आता है। ट्रांजैक्शंस में मेनली जो डेटाबेस होता है वो RDBMS के फॉर्म में कह सकते हो पढ़ा होता है, जैसे मान लो। ठीक है, तो जो सिंपल डेटाबेस का चैप्टर पढ़ते हो ना, वो कह सकते हो OLTP है। और जो डेटा वेयर हाउसिंग है वो ओलैप है। ठीक है, जहाँ पे ये क्या होता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे चार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, एनालिसिस की जाती है, जैसे फ्लिपकार्ट का प्रोसेस करना डेटा, वो सब है। ठीक, सो ओलैप में पहले आते हैं ऑपरेशन में रोलअप में। रोलअप क्या करता है कि जो डेटा है, ठीक है, उसको एग्रीगेट करेगा। तो कह सकते हो एग्रीगेट्स डेटा टू अ हायर लेवल ऑफ अ डायमेंशन। ठीक, ये बात को याद रखना, ये समझ जाना है, राइटिंग बेकार है मान लो। एग्रीगेट्स डेटा टू अ हायर लेवल ऑफ डायमेंशन। एग्जाम्पल कह सकते हो क्या होगा, जैसे मान लो कोई डेली सेल है, ठीक है, ये एक मान लो डेली सेल है। एक सेकेंड, एक मान लो ये डेली सेल है, इसके ऊपर हम एग्रीगेट किया सारी डेली सेल्स को, तो मंथली सेल पे पहुंच गए। ठीक है, मंथली सेल को एग्रीगेट किया तो हम ईयरली सेल में पहुंच गए। ठीक है,
तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम रोल अप ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रोल अप ऑपरेशन। ठीक, ये बात समझ गए होगे। तो फिर आते हैं ड्रिल डाउन। ठीक है, ड्रिल डाउन का क्या काम क्या होता है, ये एक अपोजिट कह सकते हो रोल अप का क्या हो होता है। ठीक है, हम यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहे थे रोल अप में, हम अब ड्रिल डाउन में ऊपर से नीचे जाएंगे, मतलब ईयरली सेल से मंथली जाएंगे, फिर मंथली से डेली जाएंगे। ये समझ गए हो गया। ठीक है, फिर आते हैं स्लाइस में। स्लाइस क्या करता है, स्लाइस जो होता है वो सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट सिंगल डायमेंशन। ठीक है, सिंगल डायमेंशन वैल्यू, ये हो गया। डाइस क्या होता है, ये मान लो नोटा मान लो, हटाओ इसको। डाइस क्या होता है, डाइस जो होता है वो सेलेक्ट करता है एक सब क्यूब को। ये बात याद रखना, मतलब कि कुछ डायमेंशंस को, ठीक है, मल्टीपल डायमेंशंस कह सकते हो। ठीक है, उसको सेलेक्ट करता है। ठीक है, ये जो भी है मल्टीपल डायमेंशंस, ये हो गया। तो अब मान लो पूछ लिया जाए कि डायमेंशनैलिटी कौन रिड्यूस करता है। ठीक है, तो डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करना का मतलब ये होता है कि डायमेंशंस को हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, स्लाइस में हम सिंगल डायमेंशन निकाल रहे हैं, डाइस में भी हम एक मल्टीपल डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, और रिड्यूस करना है डायमेंशनैलिटी को, तो इसका आंसर हो जाएगा रोल अप। ठीक है, तो रोल अप क्या करता है, जो डेटा है उसको एग्रीगेट करता है ना, ये मैंने बताया था, जिससे कि जो नंबर ऑफ डायमेंशंस होती हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और फिर आते हैं नेक्स्ट में। इसमें भी कुछ नहीं दिया गया, ई में शायद खाली कुछ छोड़ गए ब्लॉक्स। रुको मैं फिर से डाउनलोड करता हूँ, एक सेकेंड इसको। ओके, सो कहाँ थे हम, विच ऑपरेशन रिड्यूसेस डायमेंशनलिटी, ये तो हो गया था, रोल अप था। हाँ वैसे एक इसमें चीज मैंने बताई नहीं थी, रोल अप क्या करता है कि एग्रीगेट करता है ना डेटा को। तो जब डेटा को एग्रीगेट करेगा, मतलब एक साथ रखेगा, तो जो डायमेंशंस होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, इसका तो आंसर रोल अप है। तो स्लाइस में तो डायमेंशन बना रहे थे, डाइस में भी डायमेंशन बना रहे थे। ठीक है, इसमें ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको हटा ही दो। ड्रिल डाउन में हमने क्यों नहीं आंसर लगाया, देखो ड्रिल डाउन क्या करता है, सिंपल सी बात है, वो एक अपोजिट होता है रोल अप का। ठीक है, तो ये कह सकते हो नीचे से कह सकते हो ऊपर से, हाँ सॉरी, ऊपर से नीचे जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ड्रिल डाउन में जो डायमेंशनैलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इस बात को याद रखना, इंक्रीजेस डायमेंशनैलिटी। ठीक, तो इसका आंसर इसलिए रोल अप है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि विच अटैक इन्वॉल्व सेंडिंग मैलिशियस रिक्वेस्ट फ्रॉम अ ट्रस्टेड यूजर्स ब्राउजर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा अटैक होता है जिसमें मैलिशियस रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं। ठीक, तो CSRF, MITM, DDoS, फिशिंग, DOS। CSRF का क्या मतलब होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ठीक है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। सो CSRF एक क्या है, एक तरह का मैलिशियस अटैक है। ठीक है, सो उसमें क्या होगा कि जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ कि जैसे जैसे तुम्हारा मान लो यूनियन बैंक में खाता बना हुआ है, अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, यूबीआई में तुमने अपने ब्राउजर में यूबीआई का अकाउंट लॉगिन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी लॉगिन की डिटेल्स है वो कुकीज़ के फॉर्म में सेव है। ठीक है, कह सकते हो जो सेशन है यूबीआई का, मतलब जो भी वेबसाइट का सेशन है वो कुकीज़ में सेव हुआ है। ठीक, अब तुमने एक नया टैब खोला। ठीक है, उसमें कोई भी साइट डाली, मान लो कोई मैलिशियस साइट थी, जैसे एवेल, मान लो एवेल.com नाम से साइट है। ठीक है, तुमने इस साइट में विजिट किया। अब ये साइट क्या करेगी, ये एक तरह का कह सकते हो एक इसमें लिंक पड़ा होगा। ठीक है, जब इस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो रिक्वेस्ट भेजेगी, एक सेकेंड,
तो वो रिक्वेस्ट भेजेगी तुम्हारे बैंक वाली साइट पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब बैंक वाली साइट में गए तो तुम्हारी जो कुकीज थी वो पहले से ही पड़ी थी, ठीक है। तो उस कुकीज को वो इससे मतलब यूज कर लेगा, और इससे क्या होगा कि जो भी तुम्हारे ब्राउजर सेशन की कुकीज थी वो उस पे वापस जो भी डिटेल्स थी वो उस पर चली जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी होती है, ठीक है। और इसमें मैलिशियस रिक्वेस्ट की बात की गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CSRF हो जाएगा। MITM क्या होता है, मैन इन दी मिडल अटैक, ठीक है, मैन इन दी मिडल अटैक। DDoS क्या होता है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। और DOS क्या होता है, ये होता है डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अब देखो MITM में क्या है, मैन इन दी मिडल अटैक। इसमें मान लो कोई भी क्लाइंट से सर्वर के बीच में, एक कह सकते हो बीच में जैसे ये मान लो क्लाइंट है, ये सर्वर है, ठीक है। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन बना हुआ है, तो बीच में कोई भी चीज़, कोई भी कह सकते हो अनएथिकल कह सकते हो, कोई भी नेटवर्क, ठीक है, नॉन ट्रस्टेड नेटवर्क, इन दोनों की इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर लेगा बीच में, ठीक है। और इसी अटैक को बोलते हैं मैन इन दी मिडल अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि कोई भी मान लो एक साइट है, तो उसमें जो हैकर होगा वो कई सारी रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरलोड कर जाएगा ये, ठीक। तो यही होता है हमारा डिनायल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो रिक्वेस्ट है, ठीक, वो कौन भेजेगा, वो भेजेगा बॉटनेट्स, ठीक है। बॉटनेट्स कह सकते हो कंप्यूटराइज प्रोग्राम होते हैं जो कई सारी रिक्वेस्ट है एक साथ भेजते हैं और उसको मतलब ओवरलोड कर देते हैं सर्वर को, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हो गया। फिशिंग जानते ही हो, फेक वेबसाइट बनाना और उसमें क्रेडेंशियल्स इनपुट करता है जब कोई यूज़र, तो तुमको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बारे में CSRF ट्रिक्स यूजर इनटू एग्जीक्यूटिंग अनवांटेड एक्शंस ऑन अ वेब एप्लीकेशन वेयर दे आर ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं आगे, व्हाट हैपेंस व्हेन कैस्केड ऑन डिलीट इज सेट इन SQL, ठीक। अब कैस्केड के बारे में बात कर लेते हैं। SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। NoSQL मतलब नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक। कैस्केड के बारे में पहले जानते हैं, कैस्केड होता क्या। देखो कैस्केड क्या है, एक तरह का कह सकते हो रेफरेंशियल एक्शन है, ठीक है। रेफरेंशियल एक्शन है जो कि रिलेटेड होता है, कह सकते हो रिलेटेड टू फॉरेन कीज, फॉरेन कीज इन SQL, ठीक है। ये मेनली करता क्या है, ये एक तरह का कह सकते हो डिफाइन करता है कि चाइल्ड टेबल जो है, ठीक है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम पेरेंट टेबल पे कुछ अपडेट करते हैं, ठीक, समझ गए। जैसे एक मान लो एक पेरेंट टेबल है, इस पे हमने कुछ भी अपडेट किया या फिर कह सकते हो डिलीट किया, इन दोनों चीजों को करने से कह सकते हो, या फिर अपडेट कर लो या फिर डिलीट कर लो इस पे पेरेंट टेबल पे, अगर ये चीजें करते हैं तो इससे चाइल्ड टेबल पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। तो कह सकते हो अगर हम पेरेंट टेबल चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड टेबल भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए कैस्केड कैस्केड यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये काम है कैस्केड का। अब जैसे पूछा गया है कि कैस्केड ऑन डिलीट अगर हम करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे हमने डिलीट किया, तो यहाँ पे पेरेंट तो चेंज हो ही रहा है, साथ ही साथ चाइल्ड भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट करने से बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड रोज आर डिलीटेड, ठीक, समझ गए होगे। और ये हो गया। एक होता है कैस्केड ऑन डिलीट, ठीक, एक कैस्केड ऑन डिलीट होता है, एक होता है कैस्केड ऑन अपडेट, ठीक है। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, विच टेक्निक स्टोर्स ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा टेक्निक है जो स्टोर करता है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये मेमोराइजेशन क्या होता है, ठीक है। मेरे से खुद फंबल हो रहा है।
क्योंकि मेमोराइजेशन पढ़ने की आदत है। सो मेमोराइजेशन क्या है? एक कह सकते हो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। क्या है? एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है। मान लेना टेक्निक लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो मेनली काम क्या करती है, ये स्पीड अप करती है किस चीज को? फंक्शन एग्जीक्यूशन को। इस बात को याद रखना। और ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डीपी या फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। कहाँ पे काम आएगी? ये रिकर्सिव एल्गोरिथम में बहुत ही यूजफुल होती है, ठीक है, जहां पे भी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक। तो समझ गए होगे इसका आंसर तो मेमोराइजेशन होगा, ठीक है। तो मेमोराइजेशन क्या है? एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जहां पे फंक्शन एग्जीक्यूशन को हम स्पीड अप करते हैं, ठीक। और ये एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। और यूजफुल कहाँ पे होता है? रिकर्सिव एल्गोरिथम में बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है, जिसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होती हैं। ये समझ गए होगे मेमोराइजेशन के बारे में। रिकर्शन तो तुमको पता ही है, ठीक है। रिकर्शन पता है। बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग भी तुमने पढ़ा ही होगा, ठीक है। जब चेस प्रॉब्लम जैसे मान लो एक, ठीक, वापस जाना। ह्यूरिस्टिक क्या होता है? ह्यूरिस्टिक एक कह सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, ठीक है, जो यूज करता है एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक। सो ये क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। ह्यूरिस्टिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू डिस्कवर, ठीक है। और ये यूज क्या करेगा? एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक्स का यूज करेगा, जिससे कि बेस्ट गुड इनफ कह सकते हो सॉल्यूशंस हमें मिल सके, ठीक है। ये हो गया। और टैबुलेशन तो समझ ही गए होगे, इसको जाने दो। सो मेमोराइजेशन इसका आंसर है स्टोर्स द रिजल्ट ऑफ एक्सपेंसिव फंक्शन कॉल्स एंड रिटर्न्स द कैश्ड रिजल्ट। अभी मैंने बताया था ना, कैश रिजल्ट प्रोवाइड करता है व्हेन द सेम इनपुट्स अकर अगेन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स secure IP addresses by mapping private IPs to public IPs for internet access, ठीक है। तो प्राइवेट आईपीज को पब्लिक आईपीज में हमें मैप करना है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। एक सेकेंड, ठीक है। बट उससे पहले कुछ चीजें और भी जान लेते हैं जो ऑप्शन में है। सबसे पहले आते हैं DHCP में। DHCP क्या होता है? हमारा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये सब जितने भी लिखे हैं ये सब प्रोटोकॉल्स लिखे हैं, ठीक है, ये प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। नेट क्या होता है हमारा? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और इसमें तो तुम समझ ही गए होगे कि प्राइवेट आईपीज को पब्लिक आईपीज में ट्रांसलेट करना, ठीक है। फिर आते हैं ARP। ARP हमारा क्या होता है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक। DNS क्या होता है? DNS होता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। ICMP क्या होता है हमारा? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये हो गया। अब जरा DHCP के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता क्या है? देखो, एक ये जो है ये एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, ठीक है, DHCP, जिसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली IP एड्रेसेस को असाइन करेगा, ठीक। जैसे कि मान लो कोई क्लाइंट आया, ठीक है, उसने नेटवर्क पे थोड़ा मतलब नेटवर्क खोला या कह सकते हो ब्राउजर को खोला, तो अपने आप वो उसको असाइन कर देगा IP एड्रेस, ठीक है। तो ये काम होता है DHCP का, ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेसेस, ठीक है। नेट तुमको पता है प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करना, ठीक। अब आते हैं ARP में। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता क्या है, ठीक। ये क्या करता है? ये करता है मैप करता है आईपी एड्रेस को, मैप करता है आईपी एड्रेस को टू अ मैक एड्रेस,
समझ गए, ये बात याद रखना, ठीक है। और इतना हो गया होगा, ठीक है। वैसे जैसे एक ARP होता है ना, मैप IP एड्रेस टू अ मैक एड्रेस में कन्वर्ट करना, ठीक है, वैसे होता है RARP, ठीक है। RARP उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे जो कह सकते हो मैक एड्रेस से IP एड्रेस का पता लगाना, ठीक है, वो होता है हमारा RARP। RARP का मतलब रिवर्स एड्रेस, RARP रिजर्व एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये समझ गए होगे। DNS तुमको पता है, डोमेन नेम सिस्टम, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर आते ICMP पे। ICMP क्या करता है, मेनली इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये एक तरह का कह सकते हो नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जो क्या करेगा, भेजेगा, सेंड करेगा एरर मैसेजेस, ठीक है। एरर मैसेजेस हो गए या फिर कह सकते हो ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन होगी, किसको भेजेगा, IP नेटवर्क्स को। ये बात याद रखना, ठीक है। मेनली ये कह सकते हो डायग्नोस्टिक के काम आता है। तो ये हो गया हमारा ICMP के बारे में। और इसमें कुछ बताने वाला तो नहीं है, ठीक है। ये मैप करना प्राइवेट एड्रेस टू पब्लिक को नेट, ठीक है। वैसे इसमें एक चीज है, पोर्ट नंबर, ठीक है। पोर्ट नंबर सुना होगा, कितने डिजिट का होता है। पोर्ट नंबर जो होता है ये क्या कह सकते हो 16 बिट का न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। इस बारे में याद रखना। ये हो गया। और तो और तो कुछ नहीं। हाँ, पोर्ट में एक और चीज याद रख लो, ठीक है। ओके, सो 0 से 1023, ठीक है, ये होते हैं 0 से 1023 तक कोई भी आए तो वेल नोन पोर्ट्स, ठीक है। ये कोई भी पोर्ट्स हो सकते हैं, जो जैसे TCP आ गया बीच में, ठीक है, मतलब FTP आ गया, HTTP आ गया। TCP तो एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। SSH आ गया, DNS आ गया, ये सब तो जो भी है रेंज 0 से 1023 के बीच में आते हैं, ये वेल नोन पोर्ट्स है। मान लो 1024 से लेके 49151 तक आ जाए, ठीक है, ये रजिस्टर्ड पोर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट्स। 49152 से लेके 65535 के बीच में आ जाए, ठीक है, तो ये कह सकते हो डायनेमिक कह सकते हो, या फिर इन्हें प्राइवेट पोर्ट्स कह सकते हो, ठीक है। SBI में एक क्वेश्चन आया था, उसमें कुछ दिया गया था कि कौन सा प्राइवेट पोर्ट होगा, ठीक है, और ऑप्शंस दिए गए थे शायद 0 जैसे मान लो दिया गया, 21 दिया गया है, 23 दिया गया है, 24 दिया गया है, और 65534 दिया गया है, ठीक है। तो जिसको अगर पता होगा कि रजिस्टर्ड पोर्ट जो होते हैं वो इनके बीच में रेंज करते हैं, ठीक है, तो वो समझ गया होगा कि इसका आंसर 65334 हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है, वेल नोन पोर्ट्स में आ गए, ठीक है। इन बात को याद रखना। उससे पहले एक और चीज मैं बता देता हूं, अगर मैं बता ही रहा हूं तो, जो DHCP है, ठीक है, वो 67 है, ठीक है, या फिर 68, ठीक, दोनों में से कोई भी हो सकता है। 67 भी पोर्ट नंबर यूज करता है, 68 भी, ठीक है। और और इसमें DNS जैसे, ठीक है, DNS 53 है हमारा, ठीक। वैसे आगे आएंगे तो मैं बता दूंगा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक। और तो इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। नेट, एक नेट है, ठीक है। चलो वो सब जाने दो, बाद में बताऊंगा, अभी ज़्यादा हो जाएगा, एक ही में काफ़ी कुछ हो जाएगा। विच स्कीमा अलाउज मल्टीपल फैक्ट टेबल टू शेयर डायमेंशन टेबल्स, ठीक है, कौन सा अलाउ करता है स्कीमा जो मल्टीपल फैक्ट टेबल को अलाउ करे डायमेंशन टेबल को शेयर करने में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अब आते हैं, ये डाटा कह सकते हो माइनिंग का पार्ट है, ठीक है, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग का पार्ट है। एक होता है स्टार स्कीमा, एक होता है स्नोफ्लेक स्कीमा, एक होता है फैक्ट कॉन्स्टलेशन, ठीक है। फैक्ट स्कीम, फ्लैट स्कीमा होता है, रियल स्कीमा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। पहले तो इसका आंसर, ठीक, तो मल्टीपल फैक्ट टेबल को शेयर करना डायमेंशनल टेबल के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फैक्ट कॉन्स्टलेशन। अब थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में, ठीक है। स्टार स्कीमा क्या होता है, तो देखो स्टार स्कीमा
चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ये क्या है, एक डेटाबेस स्कीमा है सबसे पहली बात तो। यूज कहाँ होता है, डेटा वेयर हाउसिंग में यूज होता है, इतना समझ गए होगे। ठीक है, इसमें जो डेटा होगा वो ऑर्गेनाइज कहाँ पे होगा, एक सेंट्रल फैक्ट टेबल में होगा। मैंने वैसे बताया था लेक्चर में डेटा वेयर हाउसिंग वाले में, एक होती है फैक्ट टेबल और एक होती हैं डायमेंशन टेबल्स। ठीक है, ये हमारी डायमेंशन टेबल्स है, डीटी मान लो। ठीक है, कई सारी डायमेंशन टेबल होती है और एक सेंट्रल फैक्ट टेबल होती है। ठीक है, तो स्टार स्कीमा में क्या होगा कि एक सेंट्रल फैक्ट टेबल कई सारी डायमेंशन टेबल से जुड़ी होंगी, ठीक है, कनेक्टेड होंगी, और इसी को ये एक तरह का स्टार बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं, स्टार बनाती हैं। ठीक है, यहाँ मान लो एक है, यहाँ मान लो एक है। ठीक? तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टार स्कीमा। ये हो गया। और फिर आते हैं हम लोग स्नोफ्लेक स्कीमा में। ठीक है, जब क्वेश्चंस आगे आएंगे तो थोड़ा सा और डिटेल में बताता रहूंगा आगे चलते। देखो, अगर तुम लोग को स्पीड अगर थोड़ी धीरे धीरे लग रही है तो तुम स्पीड को तेज कर सकते हो। ठीक है, अब जिस हिसाब से मैं जिस स्पीड से मैं पढ़ाता हूँ उसी स्पीड से पढ़ाऊंगा, नहीं तो थक जाऊंगा। स्नोफ्लेक स्कीमा में क्या होता है, ये कह सकते हो ये एक तरह का एक्सटेंशन है ऑफ स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा में मैंने बताया था कि यहाँ पे एक सेंट्रल फैक्ट टेबल है, यहाँ पे डायमेंशन टेबल्स है ना। तो ये जो डायमेंशन टेबल्स होती हैं वो नॉर्मलाइज्ड नहीं होती हैं, ये बात को याद रखना। ठीक है, लेकिन जो स्नोफ्लेक स्कीमा है वहां पे जो डायमेंशन टेबल्स होंगी वो क्या होंगी, हमारी नॉर्मलाइज्ड मैनर में होंगी। इस बात के डिफरेंस को याद रखना, ठीक है, भूलना मत। ठीक है, इसमें भी सिंपल एक सेंट्रल फैक्ट टेबल है, इसमें भी डायमेंशन टेबल से वो कनेक्टेड है। फर्क क्या है कि ये जो डायमेंशन टेबल है ये भी किसी डायमेंशन टेबल से हो सकता है कनेक्ट हो, मतलब इसमें इसका डेटा पड़ा हुआ हो। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी डेटा शेयरिंग हो रही हो। इस चीज में ऐसा नहीं होता स्टार स्कीमा में। ये समझ गए होगे स्नोफ्लेक स्कीमा के बारे में। ठीक है, फिर आते हैं बढ़ते हैं फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा के बारे में। सो इसमें देखो क्या होता है, इसमें मल्टीपल फैक्ट टेबल्स होती हैं। इन बात को याद रखना, यहाँ पे एक ही स्कीम फैक्ट टेबल थी, यहाँ पे भी एक फैक्ट टेबल थी, इसमें मल्टीपल फैक्ट टेबल्स है। ये बात डिफरेंस समझ गए होगे। और वो एक दूसरे से शेयर करती हैं डायमेंशन टेबल्स। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा होता है फैक्ट कॉन्स्टलेशन स्कीमा, जहां पे मल्टीपल फैक्ट टेबल कॉमन डायमेंशंस को शेयर करेंगे। ओके, ये समझ गए होगे। और कुछ इसमें बताने वाला, फ्लैट स्कीमा तो देख लो। देखो, फ्लैट स्कीमा क्या होता है, कह सकते हो सिंपलेस्ट टाइप है डेटाबेस स्कीमा का। एक सेकंड में मैं आता हूँ। ओके, तो कहाँ थे हम? फ्लैट स्कीमा में ना। तो फ्लैट स्कीमा में क्या होता है कि ये कह सकते हो सिंपलेस्ट टाइप है डेटाबेस सिस्टम का, डेटाबेस स्कीमा है। ठीक है, जहाँ पे जो डेटा होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है, एक सिंगल टेबल में स्टोर होता है। ठीक है, सिंगल टेबल, ये होता है हमारा फ्लैट स्कीमा। ये जो क्वेश्चंस है उनसे तुम्हारा सारा कवर हो रहा है। ठीक है, हर एक कह सकते हो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। अभी तक मैंने जितना भी बताया है सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, तो अभी बेसिक के लिए या फिर कह सकते हो मिड लेवल तक ये बहुत क्वेश्चंस है अच्छे। चलो, फिर आते हैं आगे। ठीक है, यूनिक्स कमांड पे एक क्वेश्चन कर लिया जाए। विच यूनिक्स कमांड लिस्ट फाइल्स सॉर्टेड बाय मॉडिफिकेशन टाइप। ठीक है,
कौन सा यूनिक्स कमांड लिस्ट करता है फाइल्स सॉर्टेड बाई मॉडिफिकेशन टाइम के हिसाब से सॉर्ट करना, ठीक है। तो देखो यूनिक्स कमांड्स होते क्या है, ये एक तरह के कह सकते हो टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये कहाँ पे लिखे जाएंगे, एक यूनिक्स शेल में लिखे जाएंगे। यूनिक्स शेल को टर्मिनल भी बोलते हैं, कह सकते हो, तो वहाँ पे लिखे जाएंगे। ये बात याद रखना, ये जो कमांड्स होते हैं ये केस सेंसिटिव कमांड्स होते हैं, ठीक है, इस बात को मत भूलना। केस सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि एल एस इज नॉट इक्वल टू कैपिटल एल एस, ठीक है, ऐसे करके लिखा मैंने, अलग अलग चीज़ है। कुछ कमांड्स देख लेते हैं एल एस से रिलेटेड। एल एस क्या होता है, लिस्ट करना डायरेक्टरी कमांड कंटेंट को, ठीक है, क्या करना, लिस्ट करना डायरेक्टरी कंटेंट। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ जो आते हैं। सी डी हमारा होता है चेंज करना डायरेक्टरी, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी लिखा है मान लो, ये सी है। फिर है पी डब्ल्यू डी, ये होता है हमारा प्रिंट करना, पासवर्ड नहीं है, ठीक है, प्रिंट करना करेंट डायरेक्टरी को, ठीक है। एक होता है हमारा सीपी, सीपी होता है हमारा कॉपी करना फाइल्स को या फिर डायरेक्टरी को। एक होता है हमारा एम वी, एम वी है हमारा मूव करना या फिर रिनेम करना, ठीक है, फाइल्स को। आर एम होता है, आर एम होता है रिमूव करना फाइल्स को, ठीक है, या फिर डायरेक्टरी को। एम के डी आई आर, देखो यहाँ पे क्या याद कर सकते हो, मेक डायरेक्टरी, ठीक है, तो क्रिएट करना न्यू डायरेक्टरी को। और वही चीज आर एम डी आई आर हो गई तो रिमूव, रिमूव करना डायरेक्टरी को, ठीक है। और कुछ कमांड, ग्रेप, ग्रेप याद रखो, कभी बार पूछ लेते हैं। ये मेनली होता है सर्च करना किसी पैटर्न को, ठीक है, सर्च फॉर अ पैटर्न, वो होता है ग्रेप। सी एच मॉड, अब देखो मॉड है, ठीक है, तो कह सकते हो चेंज करना फाइल परमिशन को। वहीं पे अगर सी एच ओन आ जाए तो ओन का मतलब होता है चेंज करना फाइल की ओनरशिप को, ठीक है, ये समझ गए होगे। एक होता है पी एस, पी एस होता है हमारा क्या, लिस्ट करना रनिंग प्रोसेसेस को, ठीक है, लिस्ट रनिंग प्रोसेसेस। और तो मुझे याद ध्यान नहीं आ रहा है। किल, हाँ किल याद आ गया, किल क्या होता है, टर्मिनेट करना प्रोसेसेस, ठीक है। या कमांड्स बहुत सारे हैं, ऐसे तो दिन लग जाएगा बताते बताते, बट जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। हाँ, टी ए आर, टार, ठीक है, ये क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करना, मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं, कह सकते हो आर्चिव करना फाइल को, ठीक है। एको एक कमांड होता है, क्या होता है, ई सी एच ओ, एको, ये मेनली प्रिंट करता है टेक्स्ट को टर्मिनल में, ठीक है, प्रिंट टेक्स्ट टू टर्मिनल। अब ये सब कमांड्स थे जो तुमको याद तो रखने ही पड़ेंगे, इसमें कोई, अब मैं नहीं बता सकता कैसे याद करोगे, याद कर लो बस, ठीक। ओके, सो कुछ एल एस कमांड्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम। जैसे एल एस क्या होता है, हमारा लिस्ट डायरेक्टरी होता है, ये तो भी मैंने बताया ना। सो उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर दो, जैसे कि एल एस ए पे आते हैं हम, ठीक है, एक सेकेंड। एल एस ए पे क्या होता है कि शो करता है ऑल फाइल्स, मतलब कि शो ऑल हिडन फाइल्स कह सकते हो, ठीक है। हिडन फाइल्स ही नहीं सिर्फ, मतलब सारी की सारी हिडन को इंक्लूड करके सारी फाइल्स को शो कर देता है, ठीक है। ये हो गया ए से, ठीक। आर से आते हैं, स्मॉल आर की बात है, याद रखना, ठीक है। स्मॉल आर क्या करता है, रिवर्स करता है, रिवर्स ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग, ठीक, ये हो गया। एल टी क्या करता है, देखो जो कमांड्स यहाँ पे है मैं उसका ही बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, कंफ्यूज हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ए का याद रखो, इंपॉर्टेंट है। आर का याद बता दिया मैंने, वो याद रख लो, रिवर्स ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग। एल टी पे आते हैं, ठीक है। एल टी देखो एक कॉम्बिनेशन है, ठीक, तो सबसे पहले एल जान लेते फिर एल टी पे आएंगे। एल एस एल क्या होता है, ठीक है। सो एल क्या करेगा हमारा, कह सकते हो डिटेल्ड मैनर में, ठीक है, या फिर बोल सकते हो लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में ये डिस्प्ले करेगा। लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट का मतलब क्या होगा कि फाइल में कौन कौन सी परमिशन थी, साइज क्या था, डेट क्या था, ठीक है, तो ये है एल एस एल। अब मान लो एल एस टी सिर्फ होता, ठीक है, एल एस टी, तो ये क्या होता है,
ये मेनली क्या करता है, सॉल्ट करता है बाय मॉडिफिकेशन टाइम। ठीक है, अब एल और ये टी, इन दोनों को कंबाइन करके कह सकते हो एल एस एल टी बना हुआ है। ठीक है, सो ये मेनली क्या करेगा कि लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में रखेगा और सॉल्ट करेगा मॉडिफिकेशन टाइम में। तो इसलिए इसका आंसर जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एल एस एल टी हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन दिया नहीं गया था, है ना, तो इसको तो हटा ही दो। एल टी दिया गया था, तो मॉडिफिकेशन टाइम के हिसाब से ये सॉल्ट करता है, इसलिए आंसर ये हो गया। एन डब्ल्यू कुछ नहीं होता है, तो इसे जाने दो। ठीक है, बाकी बाद में जो आएंगे वो मैं बता दूंगा उस हिसाब से। ठीक, सो लिखा हुआ है लिस्ट फाइल्स बाय मॉडिफिकेशन टाइम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी याद रखना। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच अटैक इन्वॉल्व सेटिंग अप अ रोग वाईफाई एक्सेस पॉइंट टू कैप्चर यूजर डेटा। ठीक है, तो सबसे पहला मैन इन द मिडल अटैक। तो देखो ये तो तुमको पता है, बीच में जाके इंटरसेप्ट करना, तो इससे तो कोई रिलेटेड नहीं है। एविल्टिन अटैक क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। सो देखो, ये एक तरह का वाईफाई हैकिंग टेक्निक है। ठीक है, वाईफाई हैकिंग टेक्निक है। ठीक है, ये एन आई की ये, जहां पे जो हैकर है वो सेट करेगा एक फेक वायरलेस एक्सेस पॉइंट। क्या सेट करेगा, एक फेक वायरलेस एक्सेस पॉइंट को सेट करेगा, जो कि यूजर्स को लगेगा कि एक लेजिटिमेट है। ठीक है, समझ गए। और ये हो गया चीज। ठीक, तो यहाँ पे मेनली ये होता है कि डुप्लीकेट करना किसी रियल वाईफाई नेटवर्क को। ठीक है, तो अब तुम समझ गए होगे कि इसका आंसर जो होगा रोग वाईफाई एक्सेस पॉइंट को बनाना। ठीक है, एविल्टिन अटैक होता है। ठीक, ये हो गया। वैसे मैं और बता सकता हूँ इसके बारे में, बट जाने दो। ठीक है, डीडीओएस अटैक, लोगो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, इसमें काफी सारा ओवरलोड कर देना सर्वर पे। ठीक है, वो हो गया। फिशिंग अटैक तुमको पता है, कि कोई भी मतलब फेक वेबसाइट बनाना और उससे यूजर्स का इंफॉर्मेशन लेना। ठीक है, डीएनएस स्पूफिंग क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। सो डोमेन नेम कह सकते हो इसको, पहले तो डीएनएस स्पूफिंग को ही हम डीएनएस कैशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनएस कैशिंग, सॉरी डीएनएस कैश पॉइजनिंग, सॉरी एक सेकेंड, क्या लिख रहा हूँ, डीएनएस कैश पॉइजनिंग। ठीक है, ये एक तरह का साइबर अटैक है जहां पे जो हैकर है, ठीक है, वो क्या करेगा, करप्ट करता है एक डोमेन नेम सिस्टम को। ठीक है, एक डीएनएस के रेस्पॉन्स को कह सकते हो करप्ट करता है और रीडायरेक्ट कर देता है किसी फेक वेबसाइट में, इसी को हम बोलते हैं डीएनएस स्पूफिंग। ठीक है, और इसके बारे में और नहीं जानते, बस इसका याद रखना है, आंसर जो है एविल्टिन अटैक है। ठीक है, सेटअप सेट्स अप अ फेक वायरलेस एक्सेस पॉइंट टू इंटरसेप्ट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम यूजर्स। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ ट्रिगर दैट एग्जीक्यूट्स फॉर मल्टीपल इवेंट्स। सो यहाँ पे एसक्यूएल कीवर्ड्स की बात की गई है, जो कि एक कह सकते हो ट्रिगर है और एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल इवेंट्स, जैसे कि इंसल्ट करना है या अपडेट करना। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो देखो, सबसे पहले ट्रिगर क्या होते हैं एसक्यूएल में, ट्रिगर की बात करें। ट्रिगर जो होते हैं कह सकते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक, कब ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेंगे, जब कोई स्पेसिफिक इवेंट होगा। ठीक, जैसे मान लो इंसल्ट कहीं किया, ठीक है, तो जैसे ही इंसल्ट होगा तो ट्रिगर अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब कुछ ट्रिगर के बारे में देख लेते हैं। जैसे एक होता है बिफोर। ठीक है, चलो पहले ट्रिगर के इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इवेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा इंसल्ट। ठीक है, एक कह सकते हो हमारा अपडेट कर सकते हैं, एक हमारा
डिलीट कर सकते हैं। ये तो इवेंट्स होगा। ठीक। अब ट्रिगर की टाइमिंग पे आते हैं। अगर बिफोर हो तो बिफोर का मतलब क्या होता है, रन करता है, रन्स बिफोर द डीएमएल एक्शन। डीएमएल क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के जो कमांड्स होते हैं, ठीक है। आफ्टर जो होता है वो रन्स आफ्टर द डीएमएल एक्शन, ठीक है। ये समझ ही गए होंगे, आफ्टर द डीएमएल एक्शन, ठीक है। एक और होता है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ क्या होता है, मेनली रिप्लेस कर देता है डीएमएल एक्शंस को, ठीक है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक। मान लो कोड लिखा हुआ है क्रिएट, एक सेकेंड, क्रिएट लिखा है, ठीक है। फिर ट्रिगर लिखा हुआ है, क्रिएट ट्रिगर। एग्जाम्पल मान लो, ये मान लो टीआरजी नाम का उस तरह से टेबल लिखिए। एक एक मान लो, सॉरी टेबल कह रहे हैं, टीआरजी नाम का एक ट्रिगर दिया, नाम दिया उसको, ठीक है। उसके बाद लिखा आफ्टर, ठीक। तो समझ गए होगे ट्रिगर तब बनाना, मतलब आफ्टर, बाद में उसके, ये वाला आफ्टर है, ठीक है। जब इंसल्ट हो जाए, ये हमारे क्या है, ये एक इवेंट है, इंसल्ट। अब मान लो एक इंसल्ट है मान लो, और हमको एक मल्टीपल कह सकते हो इवेंट जोड़ने हैं, ठीक है, जो इस क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक। तो एक इवेंट तो इंसल्ट हो गया, और एक और हमको जोड़ना है, ठीक है। वो है हमारा, कह सकते हो, और, ठीक। और दूसरा इवेंट क्या हो गया, अपडेट, ठीक है। कहाँ पे अपडेट, ऑन, यहाँ पे मान लो एम्प्लॉयज लिखा हुआ है, ये स्मॉल ही है। सो क्रिएट करना है ट्रिगर, ट्रिगर का नेम दिया टीआरजी। आफ्टर कब करना है, जब इंसर्ट और अपडेट दोनों हो, मल्टीपल इवेंट्स हो जाए, ये दोनों इंसर्ट और अपडेट हो एम्प्लॉयज में, ठीक है। तो इस तरीके का होगा, ठीक। तो आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, या फिर अभी जो मैंने बताया था इंसल्ट वाला, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एक तरह की टाइमिंग है ट्रिगर की, ठीक है, जो चीज करेंगी, ठीक। और इंसल्ट क्या है हमारे, और अपडेट क्या है, डिलीट क्या है, ये हमारे ट्रिगर के इवेंट्स हैं, ठीक है, ये इवेंट होते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि कीवर्ड क्या होगा जो मल्टीपल इवेंट को कह सकते हो एग्जीक्यूट करे, ठीक है, साथ में। तो यहाँ पे और जो है वो एक कीवर्ड है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर और हो जाएगा, ठीक। अगर मान लो ट्रिगर की टाइमिंग की बात की जाए, ठीक है, आफ्टर हो जाएगा फिर आंसर, या फिर बिफोर भी हो सकता था तब तो, है ना। लेकिन यहाँ पे कीवर्ड की बात की गई है, इसलिए और होगा इसका आंसर, ठीक है। समझ गए होगे। यहाँ पे देखो लिखा है, और कीवर्ड कैन बी यूज टू कंबाइन मल्टीपल ट्रिगरिंग इवेंट्स इन एसक्यूएल, ठीक। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसमें पूछा गया विच हैशिंग फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द लोड फैक्टर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लोड फैक्टर के बारे में, ठीक। तो सो लोड फैक्टर होता क्या है, लोड फैक्टर एक तरह का मेजर है, ठीक है, जो इंडिकेट करेगा कि हैश टेबल कितनी फुल है, ठीक है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन, अ मेजर दैट इंडिकेट्स हाउ फुल अ हैश टेबल इज, ठीक है। तो ये एक तरह का मेजर है जो इंडिकेट करेगा कितनी टेबल भरी हुई है, हैश टेबल, ठीक है। ये रेशियो है किसके बीच का, नंबर ऑफ स्टोर्ड एंट्रीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ बैकेट्स, ठीक। तो एलएफ करके लिख देता हूं, नंबर ऑफ स्टोर्ड एंट्रीज। स्टोर्ड एंट्रीज क्या होती है, या कह सकते हो एलिमेंट्स, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ, कह सकते हो, या फिर टोटल नंबर ऑफ बकेट्स। बकेट्स क्या होते हैं हमारे, स्लॉट्स इनमें जिन्हें बोलते हैं हैश टेबल में। समझ गए। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ बकेट्स, ठीक है। ये हो गया। और जैसे मान लो क्वेश्चन दिया गया है कि 30 एलिमेंट्स हमारे पास, ठीक है,
और 50 बकेट्स है, तो इसका लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, तो एल एफ हो जाएगा हमारा 30/50, मतलब कि 0 0 कटा तो 0.6 लोड फैक्टर। ठीक। चलो आगे कुछ चीजें आएंगी तो मैं बताऊंगा, बाकी इतने में छोड़ देता। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेज तेज। ठीक है। विच फायरवॉल कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू ब्लॉक स्पेसिफिक HTTP एंड टेलनेट रिक्वेस्ट। तो कौन सा फायरवॉल यूज किया जाएगा HTTP और टेलनेट रिक्वेस्ट को ब्लॉक करना है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन फायरवॉल। देखो मेनली जो HTTP और टेलनेट रिक्वेस्ट होता है वो एप्लीकेशन लेवल पे काम करता है। ठीक है। इसलिए हम एप्लीकेशन फायरवॉल का यूज करेंगे, एप्लीकेशन लेयर में काम करता है, हाँ, तो फायरवॉल इसका यूज होगा। ठीक है। और इसमें कुछ और बताने वाला, स्टेटफुल फायरवॉल मैंने बताया दिया है। ठीक है। सर्किट लेवल गेटवे एक बार बता देता हूं मैं, सर्किट लेवल गेटवे क्या होता है। देखो सर्किट लेवल गेटवे क्या है, एक तरह का कह सकते हो टाइप ऑफ फायरवॉल है। क्या है, टाइप ऑफ फायरवॉल, जो मॉनिटर करता है टीसीपी हैंडशेक्स को। ठीक है। क्या मॉनिटर करता है, टीसीपी हैंडशेक्स को, और उसी के साथ साथ सेशन लेवल की कम्युनिकेशन को भी वो मॉनिटर करेगा। इस बात को याद रखना, किस लेवल पे काम करता है, किस लेयर पे, सॉरी, तो वो कह सकते हो सेशन लेयर पे ये काम करता है, ये बात को याद रखना। ठीक है, सर्किट लेवल गेटवे। ठीक, इतना समझ गए होगे। और ये किस तरीके से काम करता है, इसमें कह सकते हो सेशन रूल्स बने होते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से अलाउ करेगा और डिनाई करेगा। ठीक है। और स्टेटफुल फायरवॉल मैंने बता दिया था, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल बता दिया था, NGFW याद रखना, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, इसके बारे में भी मैंने बता दिया था। ठीक है। सो ये हो जाएगा इसका ब्लॉक स्पेसिफिक HTTP एंड टेलनेट रिक्वेस्ट का। ठीक है। और इसका वो याद रखना, पोर्ट नंबर। ठीक। विच SQL क्लॉज अलाउज फिल्टरिंग आफ्टर ग्रुपिंग। अब देखो ये मैंने बताया था शायद, है ना। तो जब ग्रुप हो जाता है उसके बाद फिल्टरिंग कैसे होती है, वो होती है हैविंग क्लॉज से। ठीक है। तो ये तो तुमको पता ही होगा इसका आंसर। तो हैविंग इज यूज्ड टू फिल्टर ग्रुप्स इन SQL व्हाइल वेयर फिल्टर इज वेयर फिल्टर रोज। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, विच प्रोटोकॉल मैप्स IP एड्रेसेस टू मैक एड्रेस। मैंने बताया है इसमें IP को मैक में करना है तो ARP होता है, याद रखना। और अगर उल्टा करना है, मैक से हमें IP निकालना है तो RARP। ठीक है, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका आंसर तो IP से मैक है तो ARP हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस पर पूछा गया विच कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट मॉड्यूल इज यूज्ड इन पाइथन टू हैंडल कमांड लाइन इनपुट्स। ठीक है। सो यहाँ पे कमांड लाइन इनपुट्स को हैंडल करना है, तो पाइथन में हम यूज करते हैं आर्ग पार्ट्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट पार्ट्स पढ़ सकते हो, ऐसे याद रखो। ठीक, ये एक तरह का स्टैंडर्ड कह सकते हो और रिकमेंडेड मॉड्यूल है पाइथन में, जो कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल करता है और सपोर्ट करता है, जैसे पार्सिंग करना, वैलिडेशन करना। ठीक है, इसलिए इस चीज को याद रखना। गेट नाम का कुछ नहीं होता है तो इसे जाने दो। इनपुट तुम समझ गए होगे, पाइथन में हम इनपुट लेते हैं। ठीक है, इससे तो ये इनपुट तुम समझ गए होगे। sys.argv ये क्या होता है, ये क्या करता है, एक लिस्ट होती है, अ लिस्ट ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट्स लिखा हुआ है। ठीक, और इसमें कोई भी पार्सिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, बस ये लिस्ट कह सकते हो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की होती है। ठीक, और एक होता है OS। OS क्या होता है, ये कह सकते हो इसका कोई पार्सिंग से लेना देना नहीं। पहली बात तो ये मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, OS हो गया, समझ गए होगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर पार्स हो जाएगा। ठीक है, रिकमेंडेड मॉड्यूल इन पाइथन फॉर पार्सिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच पाइथन मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस। अब हैंडल करना है रेगुलर एक्सप्रेशंस को, तो इसका यूज जो होगा, इसका जो सॉरी आंसर जो होगा वो होता है RE। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो RE के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं।
ठीक है। पहले तो ये हैंडल करेगा और साथ ही साथ मतलब हैंडल करेगा रेगुलर एक्सप्रेशन को, साथ ही साथ अलाउ करता है सर्च करना, मैच करना, स्प्लिट करना, या कह सकते हो मैनिपुलेट करना स्ट्रिंग्स को, ठीक है, यूजिंग पैटर्न्स। ठीक है, तो ये होता है आर ई। और आर ई में कई सारे होते हैं। आर ई डॉट जैसे मैच होता है, ठीक है, आर ई डॉट जैसे सर्च होता है, ठीक है, मैच में मैच करता है, ठीक है, ओनली कह सकते हो बिगनिंग ऑफ द स्ट्रिंग उसको करने के लिए काम आता है। सर्च में समझ रहे हो गया, मैच सर्च करना, ठीक है, कि अगर कोई मैच मिलता है तो ये हो गया, सर्चिंग के लिए काम हो गया। और भी कई सारे होते हैं, वैसे देख लेना। आर ई डॉट स्प्लिट होता है, ठीक है, उसको जाने दो। बाकी सब देखते हैं। ओएस तो मैंने तुमको बता दिया, ठीक है, ये पार्सिंग के लिए कोई काम नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन के लिए। रेगेक्स पे आते हैं। इसको हम बोल सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है हमारा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक, कई सारे इसमें सिंटैक्स होते हैं। अब चलो मैं बता देता हूँ थोड़े से। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये पावर वाला जो जैसे मान लो ऐसे होता है, ठीक है, ये है हमारा स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग। एक होता है मान लो डॉलर, ठीक है, डॉलर होता है, ठीक है, ये है हमारा एंड ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, और जाने दो, इतना बहुत है अभी के लिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, कुछ कभी बार कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सिस पे आते हैं, ठीक है। ये एक बिल्ट इन पाइथन मॉड्यूल है जो मेनली क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा एक्सेस टू सिस्टम स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक, समझ गए? मतलब कि जैसे कि हमको कोई भी कह सकते हो फंक्शन चाहिए, ठीक है, तो हम पाइथन में क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट सिस। समझ गए? जैसे मान लो हमको चाहिए कह सकते हो स्टडी आउट का, मतलब आउटपुट का, ठीक है, तो इम्पोर्ट सिस किया, फिर सिस डॉट स्टडी std आउट। समझ गए? तो इसलिए काम आता है ये सिस, एक पाइथन मॉड्यूल है, ठीक है। ये हो गया। और मैच ज़्यादा जाने दो, इसको तो छोड़ो, ठीक। नेक्स्ट आता है, विच मोड अलाउज अ नेटवर्क स्विच टू कैप्चर एंड एनालाइज ऑल ट्रैफिक। अब यहाँ पे कौन सा मोड होगा जो कैप्चर करेगा, एनालाइज करेगा सारे ट्रैफिक को? सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोमिस्कस मोड। इस बात को याद रखना, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो प्रोमिस्कस मोड होता क्या है। ये एक तरह का नेटवर्क इंटरफेस मोड है, ठीक है। कहाँ पे होता है? एनआईसी के अंदर होता है। एनआईसी हमारा क्या होता है, एक नेटवर्क कार्ड होता है, कह सकते हो, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। उसके अंदर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ठीक है, उसके अंदर एक नेटवर्क इंटरफेस मोड होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, सारे पैकेट्स को रिसीव करेगा, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं प्रोमिस्कस मोड। अब तुम समझ गए होगे, ठीक है। और इसमें कुछ बताने वाला हाँ, एक और चीज याद आ गई कि जो एनआईसी है, ठीक है, वो डिसेबल करके रखता है फिल्टरिंग को, ठीक है, फिल्टरिंग को डिसेबल करके रखेगा और पास करेगा, ठीक है, पासेस ऑल ट्रैफिक टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो मुझे लगता है तो समझ गया होगा प्रोमिस्कस मोड में होता क्या है। सारे ट्रैफिक को कैप्चर करना, एनालाइज करना, और ये किसके अंदर होता है, एनआईसी नेटवर्क कार्ड इंटरफेस के अंदर, ठीक है। और हाफ डुप्लेक्स मोड तुम्हें पता है, फुल डुप्लेक्स भी पता है, सिक्योर ब्रॉडकास्ट, इसको जाने दो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, अलाउज द डिवाइस टू इंटरसेप्ट एंड रीड एवरी नेटवर्क पैकेट इवन दोज नॉट एड्रेस्ड टू इट।
सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच फायरवॉल इज कंसिडर्ड अ थर्ड जनरेशन फायरवॉल। ठीक है, तीसरे जनरेशन की बात की गई। देखो फायरवॉल के बारे में मैंने बता दिया था, ये सब पैकेट फिल्टरिंग क्या होता है, स्टेटफुल क्या होता है, एनजीएफडब्ल्यू, प्रॉक्सी, स्ट्रीम फिल्टरिंग। मेनली अब जनरेशन ऑफ फायरवॉल्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, जनरेशन। तो सबसे पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन है वो होती है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की। इसकी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स की। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो हुई थी 1980s में वो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल से हुई थी। ये हो गया। अब देखो इसमें एक और चीज, जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है वो किस लेयर पे काम करती है। इसमें दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, या तो कह सकते हो नेटवर्क लेयर पे काम करेगी, ठीक है, जो कि थर्ड लेयर है, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि हमारी फोर्थ लेयर है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन है वो है हमारी स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल की। इस बात को याद रखना। ठीक है, ये भी किस पे काम करेगी, थर्ड एंड फोर्थ लेयर पे। ठीक है, फिर है हमारा थर्ड जनरेशन। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया, ये हमारी एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन फायरवॉल्स होते हैं। ठीक है, वो थर्ड जनरेशन में आते हैं एप्लीकेशन फायरवॉल्स। ठीक है, और जो प्रॉक्सी फायरवॉल होता है वो भी एप्लीकेशन फायरवॉल की तरह ही होता है ना, सेम ही चीज होती है, थोड़ा सा डिफरेंस कह सकते हो। ठीक, तो थर्ड जनरेशन, इस क्वेश्चन के हिसाब से थर्ड जनरेशन फायरवॉल का आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉक्सी फायरवॉल। ठीक है, और ये किस लेयर पे काम करेगी, सेवेंथ लेयर, मतलब कि एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक, तो इस बारे में समझ गए होंगे। और फिर फोर्थ जनरेशन थी। ठीक है, और फिर फिफ्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन क्या है हमारा, जो फोर्थ जनरेशन है वो है हमारा यूटीएम। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड थ्रेट थ्रेट मैनेजमेंट। ठीक है, यूटीएम होता है, इसके बारे में ज्यादा बस एक चीज बता देता हूँ कि एक कह सकते हो ऑल इन वन सिक्योरिटी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये फोर्थ जनरेशन है। एंड फिफ्थ जनरेशन जो है वो है हमारा एनजीएफडब्ल्यू, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ठीक है, आप तुम समझ गए होगे कि सारे जनरेशन ऑफ फायरवॉल्स के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच अटैक स्पेसिफिकली टारगेट्स एचटीटीपी बेस्ड सर्वर। अब एचटीटीपी बेस्ड जो सर्विसेज होती हैं उनको टारगेट करना, वो कौन सा अटैक होता है, उस अटैक को बोलते हैं एचटीटीपी अटैक। ठीक, ये तो चलो समझ ही गए होगे, सामने से समझ में आ रहा है। एक्सएसएस क्या होता है, ये होता है हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, सीएसआरएफ तो मैंने बताया दिया था, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। एक्सएसएस का फुल फॉर्म लिख देता हूँ, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ठीक है, ये एक तरह का क्या है, एक कह सकते हो वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी है, जो कि जिसमें मतलब कि कह सकते हो क्या होता है कि मैलिशियस स्क्रिप्ट जो होती है वो इंजेक्ट की जाती है एक कह सकते हो ट्रस्टेड वेबसाइट में। ठीक, समझ गए होगे। ये हो गया। और तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। एसक्यूएल इंजेक्शन तुमको पता ही होगा, जिसमें हम एसक्यूएल की जो चीज़ें होती हैं, जो एसक्यूएल के कमांड्स होते हैं, तो हैकर क्या करेगा, उनको एसक्यूएल जो क्वेरीज होती हैं, ठीक है, हैक करने वाली क्वेरीज वो लगाएगा। ठीक है, वो इंसल्ट करेगा। तो ये हो गया। और डीएनएस पॉइजनिंग ये मैंने बता ही दिया था, इसके बारे में कोई बताने की जरूरत नहीं दोबारा। चलो ठीक है, एक डिफरेंस जान लो एक्सएसएस और सीएसआरएफ के बारे में। ठीक है, सो एक्सएसएस में क्या होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में इंजेक्ट करना और एग्जीक्यूट करना मैलिशियस स्क्रिप्ट्स को। ठीक है, ये होता है हमारा मैलिशियस लिखा है मान लो। और सीएसआरएफ क्या होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। इसमें
ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट को बनाना, ठीक है, ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट को बनाना, गेटेड, ठीक है, विदाउट यूजर कंसेंट। तो इसमें स्क्रिप्ट मेनली होता है, ठीक है, और इसमें रिक्वेस्ट पे काम होता है, ठीक है, इतना तुम समझ गए होगे, यही डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन इन मोस्ट केसेस। देखो मोस्ट केसेस में अगर बात की जाए तो ओएन स्क्वायर होती है हमारी, ठीक है। सो मेनली ज़्यादातर जो डायनेमिक जो प्रॉब्लम्स होंगी उनकी कॉम्प्लेक्सिटी ओएन स्क्वायर होती है। जैसे कि सॉल्विंग मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, उसकी भी ओएन स्क्वायर हो गई, या फिर कोई भी डीपी टेबल प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है, डीपी कोई भी जो टेबल प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी ओएन स्क्वायर ही होती है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर ओएन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में पढ़ लेना। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू ऐड अ फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स। अब फॉरेन की कॉन्स्टेंट्स को ऐड करना है, ठीक। तो जब कोई भी चेंज करना होता है टेबल में, कुछ भी ऐड करना है जैसे, तो हम पहले तो एल्टर करेंगे टेबल को, मतलब मॉडिफाई करेंगे, इसलिए एल्टर टेबल हो गया, ठीक है। और ऐड करने के लिए ऐड करा फिर फॉरेन की कर दिया, ठीक है, इसलिए इसका आंसर एल्टर टेबल ऐड फॉरेन की हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऐड कांस्टेंट ये तो चलो नहीं होगा वैसे, ठीक है, ये भी नहीं होगा। क्रिएट फॉरेन की कांस्टेंट नन ऑफ द अबव, तो इसको ज्यादा दो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट डज एन इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, मतलब हमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना है बाइनरी सर्च ट्री 5473912 का। तो सबसे पहले तो बाइनरी सर्च ट्री बना लेते हैं हम। 5 हमारी रूट नोड हो जाएगी, ठीक है। 4 जो है वो छोटा है 5 से, तो लेफ्ट पे चला गया। फिर 7 को देखेंगे, 5 से कंपेयर करेंगे तो इधर चला गया, क्योंकि बड़ा है तो राइट साइड में, ठीक है। तो बीएचटी तो बनाना आता ही होगा तुमको। 3 इधर चला गया, ठीक है। 9 पे आते हैं तो ये 9 इधर चला जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इस साइड चला जाएगा, ठीक है। 2 जो है वो सबसे देखा गया तो यहाँ पे 1 पे गए तो 1 से बड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये बड़ा है मतलब, तो 2 इधर आ गया। और फिर 6 पे गए, 5 को देखा, 7 से छोटा है तो इस साइड चला गया, ठीक है। तो जो चीज़ छोटी होती है वो लेफ्ट जगह, और जो चीज़ बड़ी होती है वो राइट, ठीक। बात कर लेते हैं प्री की, इन ऑर्डर की और पोस्ट ऑर्डर की। प्री में तुम्हारा सबसे पहले रूट नोड आता है, मान लो एक्स नाम से रूट नोड है, फिर लेफ्ट फिर राइट। इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट फिर रूट नोड फिर राइट, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में तुम्हारा क्या होता है, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर रूट नोड, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब मैं एक काम करता हूं, इसी क्वेश्चन में एक ही बार में तुमको तीनों चीजें निकालना सिखा देता हूं। वैसे वीडियो पड़ी है इसकी, ठीक है, एक ट्रैवर्सल नाम से बना हुआ है, लेकिन चलो मैं बता रहा हूं तो इसमें बता देता हूं, ठीक है, एक ही साथ। तो एक काम करो, ये बीएसटी लिखा है तो यहाँ पे प्री लिखा, यहाँ पे इन ऑर्डर लिखा और यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर लिखा, ठीक। एक एग्जाम्पल जरा सा छोटा सा ले लो पहले, फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इतना छोटा सा एक बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है, बीएसटी। सबसे पहले क्या करो, ये जैसे लीफ नोड है ना, तो इसमें पहले ऐसे 2 डैश पहले बना लो, दोनों अलग अलग खाली बना लो ऐसे, ठीक, इतना बना लिए तुम। अब क्या करना है, स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है, ए से। हाँ, सो पहले एक चीज बता देता हूँ इसको। अगर कोई चीज एक बार आती है तो वो प्री में जाएगी, कितनी बार, एक बार आती है। अगर कोई चीज 2 बार रिपीट होती है तो वो इन ऑर्डर में जाएगी, और अगर कोई चीज 3 बार रिपीट होती है तो वो पोस्ट ऑर्डर में जाएगी। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, समझाता हूं मैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम ए से। तो ए जो है वो पहली बार आया, यहाँ पे ए जो है वो पहली बार आया, ठीक है, तो ए हो गया। तो अगर कोई चीज पहली बार आ रही है तो कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है, प्री ऑर्डर पे ए लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट गए, नेक्स्ट हम मूव किए बी पे। अब देखो बी भी पहली बार आया, ठीक है, तो हमने कहाँ लिख दिया, पहली बार आ रहा है तो बी पे लिख दिया, समझ गए इतना।
अब देखो पहली बार आ गया, ठीक है। अब हम जाएंगे मिडल पे। अब देखो यहाँ पे जा रहे हैं मिडल पे, ठीक है। तो बी देख रहे हो, एक बार तो आ ही चुका था, दोबारा फिर से आ गया, तो ये सेकेंड टाइम आ गया बी। तो अगर कोई चीज सेकेंड टाइम आती है तो कहाँ लिखते हैं हम, इन ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब कि यहाँ पे बी लिख दिया। समझ गए। फिर से मूव किया हमने, मूव करके हम दोबारा यहाँ पे बी पे आ गए। अब बी क्या है, तीसरी बार आया है, तीसरी बार आया। तो तीसरी बार अगर कोई चीज आती है तो कहाँ जाती है, पोस्ट ऑर्डर में, तो यहाँ पे हमने बी लिख दिया। नहीं समझे तो दोबारा देख लेना, गहरी सांस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो आगे यहाँ तक पहुंच गए थे, अब यहाँ पे फिर से पहुंचे। अब देखो ए जो है वो पहली बार तो स्टार्टिंग में आ ही चुका था, अब दूसरी बार आ रहा है ए, देख रहे हो। और अगर कोई चीज दूसरी बार आती है तो कहाँ जाती है, तो वो इन ऑर्डर में जाती है, तो यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक। दूसरी बार हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे, आगे मूव किए हम, ठीक है। अब हम सी पे आए, कहाँ पे आए, सी पे, यहाँ पे मूव करके सी पे आए। सी अब पहली बार आया, देखो अभी तक सी कहीं नहीं आया था, सी पहली बार आया, तो कहाँ पे लिख दिया, प्री ऑर्डर पे लिख दिया, ठीक। फिर यहाँ पे गए, फिर घूम के हम सी पे आए, सी अब दूसरी बार आया तो यहाँ पे हो गया। फिर सी जो है वो तीसरी बार आएगा यहाँ पे, तो वो इस साइड लिख देंगे, इतना समझ गए। अब हम सी से फिर ऊपर गए, तो अब देखो पहली बार ए आ चुका था, दूसरी बार ए आ चुका था, तीसरी बार फिर से ए आया, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अगर कोई चीज तीसरी बार आ रही है तो यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर। तो तुम समझ गए कि कैसे हमने एक ही क्वेश्चन से, इस मेथड से तीनों चीजें हमने निकाल दी। अगर मान लो कभी कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो तुम इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ये इतना समझ गए होगे। नहीं समझ में आया तो फिर तुम अपने मेथड से निकाल सकते हो जो तुमने पढ़ा हो। और भी तरीके निकालने के मैं बता सकता हूँ, बट कोई मतलब नहीं है, एक ही साथ मैंने तीनों कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं। तो हम कहाँ पे थे, एक सेकंड रुकना जरा, पहले इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 5 था, ये हमारा 4 था, ये 7 था, ये 3 हो गया, ये 9, ये 1, ये 2 एंड ये 6, ठीक है। तो देखो यार, इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्री, इन और पोस्ट एक ही साथ निकालते। तो सबसे पहले तो मैंने बोला था कि अगर कोई लीफ, कोई भी खाली नोड है, ठीक है, तो उसमें डंडी तो लगा ही दो यार समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दिया, एक 3 पे लगा दिया, 2 पे 2 डंडियाँ लगा दी खाली, 4 पे जैसे इधर इधर वाला जो नहीं है वहाँ पे एक डंडी लगा दी, 6 पे 2 लगा दी, 9 पे 2 लगा दी, ठीक। तो जो चीज एक टाइम रिपीट होती है वो प्री पे, ठीक है, जो 2 टाइम रिपीट होती हैं वो इन में, और जो 3 बार होती हैं वो पोस्ट में। आप देखो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 5 पे गए, ठीक। तो 5 जो है वो पहली बार आया, 5 लिखा। फिर 4 पे बढ़े, 4 हो गया। फिर 3 पे बढ़े, 3 हो गया। 1 पे बढ़े, 1 हो गया, ठीक है। अब देखो जब 1 पे गए तो फिर इधर फिर से वापस ही आ गई, तो 1 क्या हो रहा है, दोबारा आ रहा है, तो 1 इधर हो गया, ठीक है। पहली बार तो यहाँ आ ही चुका था, दोबारा फिर से आ रहा है 1, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट गए 2 पे, 2 जो है वो पहली बार है, तो इधर आ गया। वापस गए, फिर आगे ऐसे करके इधर आ गए बीच में, 2 दोबारा आ गया भाई, तो लो 2 इधर चला जाएगा एर ऑर्डर में। अब दोबारा से फिर तीसरी बार फिर से आ गया 2, तो यहाँ पे 2 चला गया, ठीक। आगे मूव किए। अब देखो 1 जो है वो क्या आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है, पहले यहाँ आ चुका था, यहाँ आ चुका था, फिर से वापस 1 आ गया, तो वो कहाँ चला जाएगा, पोस्ट ऑर्डर में चला जाएगा, मतलब कि 1 यहाँ पे, ठीक है, पोस्ट में, ठीक है। यहाँ पे आए, ठीक। अब ये क्या है, मिडल पे भी आ गया, ठीक है, 3 के मिडल पे, तो ये 2 बार आ रहा है, दूसरी बार आया तो ये कहाँ चला गया, इस साइड चला गया। अब जाते हैं इधर वापस, देखो वापस भी जब, मतलब वापस कह रहे हैं आगे बढ़ते हैं, मतलब तो आगे बढ़े हम, फिर से आ गया ये तीसरी बार, ठीक है, तो वो इधर चला गया। समझ गए हो क्या, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा तुम्हें। आगे बढ़ते हैं,
4 के सेंटर पे गए तो मतलब 4 क्या है, दूसरी बार आया है तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर इधर आए वापस करके, मतलब वापस के आगे बढ़ के यहाँ पे आया, 4 भी फिर से आ गया तीसरी बार, तो इधर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 पे, 5 अब दूसरी बार आ रहा है तो वो इस साइड आ गया, ठीक, समझ गए होंगे। इतना हो गया। आगे बढ़े 7 पे, 7 क्या है, पहली बार आया तो इधर 7 हो गया। आगे बढ़े 6 पहली बार आया तो इधर हो गया, ठीक है। यहाँ से मूव करके बीच में फिर से आ गए, 6 क्या है, दूसरी बार आ गया तो इधर हो गया। फिर से हम आगे बढ़े तो 6 तीसरी बार आ गया तो लो भाई इधर हम कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े फिर 7 क्या है, एक बार यहाँ पे आया था मतलब अब दूसरी बार आ रहा है, दूसरी बार कोई चीज आती तो इस साइड हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे बढ़े 9 पे, 9 पहली बार आया तो इधर चले गए। फिर से बीच में आते हैं, दूसरी बार आ गया तो इधर चले गए। फिर आगे बढ़े तो तीसरी बार आ गया तो इधर चले गए, ठीक है। ऊपर गए फिर 7 तीसरी बार आ गया क्योंकि पहली बार हो चुका है, दूसरी बार हो चुका है, तीसरी बार आएगा तो 7 इधर आ गया। फिर लास्ट में हम 5 पे पहुंच गए। तो तुम देख रहे हो, तुमने प्री भी कंप्लीट कर लिया, इन ऑर्डर भी कंप्लीट कर लिया, पोस्ट ऑर्डर भी कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन में अगर एक ही चीज निकालनी थी, ठीक है, मैं मान रहा हूँ छोटा सा था, वो निकाल सकते थे, लेकिन मुझे सबको ही बताना होता है, इसलिए साथ ही साथ मैंने तीनों एक ही साथ कवर कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि हमें इन ऑर्डर निकालना था, ठीक, बी आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच फायरवॉल टाइप यूजेस डीप पैकेट इंस्पेक्शन एंड एडवांस्ड थ्रेट प्रोटेक्शन कैपेबिलिटीज। अब देखो डीप पैकेट इंस्पेक्शन की बात की गई है, ये मैंने बताया अभी था, डीपीआई, ठीक है। तो इसका क्या होता है, हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो होता है, ठीक, वो हमारा क्या करता है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन के लिए काम आता है, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक। तो यहाँ देख सकते हो, इंटीग्रेट डीप पैकेट इंस्पेक्शन एंड मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडिंग इंट्रूजन प्रिवेंशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच अटैक इन्वॉल्व सेटिंग अप अ रोग वाईफाई एक्सेस पॉइंट टू कैप्चर यूजर डेटा। ये तो वैसे हो चुका है शायद, तो इसका तो एविल टू एन अटैक हो जाएगा, सॉरी इसका रिपीट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, विच कमांड इज यूज टू डिफाइन अ बैश स्क्रिप्ट। अब देखो बैश स्क्रिप्ट डिफाइन करनी है तो क्या हो जाएगा, तो बैश स्क्रिप्ट जो होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, कह सकते हो ये वाला कमांड कहा गया, बिन बैश वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक। अब थोड़ा सा हम बैश स्क्रिप्ट के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज याद मुझे आई, लाइनक्स के कमांड, यूनिक्स के कमांड, ठीक है, थोड़े बहुत एक ही जैसे होते हैं, विंडोज के भी कमांड्स, उसको पढ़ लेना तुम, ठीक। बैश का अगर फुल फॉर्म आ जाए, वैसे आएगा नहीं, बॉर्न अगेन शेल, ये एक तरह का बैश स्क्रिप्ट जो होती है वो प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है, जिसमें कह सकते हो सीरीज ऑफ कमांड्स पड़ी होती हैं, ठीक है, रिटर्न फॉर दी बैश शेल, ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और इसमें वैसे डिटेल में मैं बता सकता हूँ, कुछ कमांड्स देख लेते हैं। एको, एको मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे एको क्या होता है, प्रिंट टू स्क्रीन, कोई भी चीज स्क्रीन में प्रिंट करनी है तो एको यूज करेंगे। रीड जो होता है यूजर इनपुट लेता है, टेक यूजर इनपुट। सीडी तुमको पता है चेंज डायरेक्टरी, सीपी तुमको पता है कॉपी डायरेक्टरी, कॉपी फाइल्स, एमवी तुमको पता है मूव करना, आरएम तुमको पता है डिलीट करना। इफ देन कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है, फॉर वाइल हमारा लूप्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। और इसमें क्या बता दूं मैं, सोचने तो मुझे, रुको उधर इरेज कर देता हूँ उसको, ठीक है। चलो इसके बारे में बता देता हूँ, स्टार्टिंग कैसे करते हैं। तो डिफाइन करने के लिए तो ये यूज करते हैं, इतना तो तुमको पता ही है, और तो यार मुझे याद नहीं आ रहा है, हम्म। तो अच्छा हाँ, एक और चीज, जैसे एस एच जो होता है, ठीक है,
ये भी कह सकते हो बेसिक शेल को यूज करता है, लेकिन सारे बैश के फीचर्स को मतलब ये कह सकते हो नहीं ला सकता है। इसके अंदर सारे बेसिक फीचर्स मतलब सारे बैश के फीचर्स नहीं होते हैं, इसलिए इसे हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हम इसको ही करेंगे। ठीक है, इसको। और ये पाइथन के लिए यूज होता है, ये बैश के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा इसका। ये जो होता है यूजर करके, ये मेनली लोकेशंस के लिए यूज होता है। ठीक है, मतलब कि कौन सी सिस्टम लोकेशन है वहां पे ही यूज होगा। बट अगर कॉमनली अगर बात की जाए, जनरली कह सकते हो, तो इसी ये आंसर ही होगा। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत होना, बस मैंने बता दिया। आगे आते हैं। विच अटैक स्पेसिफिकली टारगेट्स एचटीटीपी बेस्ड सर्विसेज। यार ये तो एचटीटीपी अटैक, ये तो हो चुका है, क्यों रिपीट हो रहा है? लग रहा है एक दो क्वेश्चन मेरे से, दो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं मेरे से। चलो मैं कोई बात नहीं, बाद में बता दूंगा। व्हाट डज द लाइक ऑपरेटर विद परसेंट डू इन एसक्यूएल। ठीक है, तो ये क्या करता है? तो देखो ये जो है वो मेनली सीक्वेंस मैच करने के लिए काम आता है। ठीक है, जो लाइक ऑपरेटर होता है वो मैच करता है सीक्वेंस को। ठीक, और पैटर्न मैचिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो इतना बहुत है। नेक्स्ट आते हैं। यार ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है? ओ एन स्क्वायर होती है। इतना तो मैंने बता दिया था। आगे देखो, तीन क्वेश्चंस हैं, मैं ऐड कर दूंगा तीन क्वेश्चन एक्स्ट्रा। विच एसक्यूएल ऑपरेशन इग्नोर्स प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स while inserting into a foreign की टेबल। ठीक है, तो इग्नोर करना है हमको प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स को, इसके लिए हम यूज करते हैं इंसल्ट इग्नोर। इस बात को याद रखना। ठीक है, और कैस्केड मैंने बताया था, कैस्केड के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, और इसमें जानने की कोई जरूरत नहीं इतना, इसको जाने को।